वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। बच्चों, एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क चैनल पर हम 10वीं कक्षा में जो आपकी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले मैंने आपको जो लास्ट क्लास थी उसमें हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे, वो भी संगठन के आधार पर पढ़ रहे थे। उसमें हमने 3 प्रकार देखे थे। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन में जुड़ना हो रहा था, अपघटन, वियोजन यानी टूटना, और तीसरी देखी थी हमने विस्थापन अभिक्रिया। अब बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया के बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आज हम द्विव विस्थापन अभिक्रिया। अगली है आपके द्विव विस्थापन अभिक्रिया। द्विव विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया में हमने देखा था कि एक अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके आयनों से क्या कर रहा था, हटा रहा था। लेकिन शर्त क्या थी, हटाने वाला अधिक क्रियाशील। जैसे एक उदाहरण बताया था मैंने आपको मैंने ये वाला उदाहरण बताया था कि यदि आप जिंक सल्फेट की क्रिया कॉपर के साथ करवाते हो तो आपके उत्पाद नहीं बनेगा या इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी। और उसका कारण क्या है, कॉपर धातु जिंक से कम क्रियाशील है, और कम क्रियाशील होने के कारण कॉपर जिंक को सल्फेट के साथ से हटा नहीं सकता है। लेकिन इसी अभिक्रिया को यदि आप कॉपर सल्फेट है और इस कॉपर सल्फेट की क्रिया आप जिंक से करवाओगे तो अभिक्रिया चेंज हो जाएगी। ये जिंक सल्फेट प्लस आपके कॉपर बन जाएगा। कारण क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील है किससे, कॉपर से, और कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण जिंक इसको इसके स्थान से हटा देता है। मैंने एक क्वेश्चन भी बताया था आपको, और उस क्वेश्चन में मैंने बताया था अगर बाई चांस मान लो क्वेश्चन आ जाए नीला तोता या कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु की छड़ है, इसमें जिंक की छड़ डुबोते हैं तो विलयन का रंग बदल जाता है। क्यों? तो सीधा उत्तर लिखना है, क्योंकि जिंक धातु कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देती है, इसलिए इसका रंग बदल जाता है। अगर मान लो जिंक के स्थान पर आयरन आयरन या लोहा ले ले तो भी बच्चों रंग बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन भी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होती है, इसलिए ये भी कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयन को क्या कर देगी, विस्थापन कर देगी। आज अपनी अगली अभिक्रिया बच्चों द्विव विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में एक तत्व है, दूसरे तत्व को उसके आयन से हटा रहा था। जबकि बच्चों द्विव विस्थापन में क्या होता है, जैसे अपने पास ये है NaBr, इसकी क्रिया करवाते हैं हम AgNO3 के साथ। तो यहां पर देखो एक तत्व आपके पास सोडियम है और एक आयन के रूप में जो तत्व पदार्थ है वो आपके क्या है, ब्रोमीन है। एक तत्व जो है वो Ag है और आयन जो है नाइट्रेट है। अब इसमें क्या होगा, उसमें तो एक तत्व दूसरे तत्व को हटा रहा था, जबकि द्विव विस्थापन में दोहरा विस्थापन होगा। मतलब सोडियम जो है ये तो Ag को इसके आयनों से हटा देगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर जब सोडियम इसके साथ जुड़ेगा तो Ag ऑटोमेटिक इसके साथ जुड़ जाएगा। मतलब अभिक्रिया क्या होगी, सोडियम के साथ तो जुड़ गया आपके NO3 और Ag के साथ कौन जुड़ जाएगा, Br। ये हो जाएगी अपने पास अभिक्रिया। जैसे ये आपके पास दिया हुआ है, जैसे बेरियम आयोडाइड, इसकी क्रिया करवाते हो आप पोटेशियम सल्फेट के साथ। तो देखो ये बेरियम जो है इसके आयन आयोडीन हटकर किसके साथ जुड़ जाएंगे, पोटेशियम के साथ, और बेरियम जुड़ जाएगा सल्फेट के साथ। तो ये आपके बन जाएगा BaSO4 और एक आपके बन जाएगा Ki, पोटेशियम आयोडाइड। अब देखो तो यहाँ ये नहीं देख रहे कि के नीचे दो थे या क्यों एक क्यों है। ये तो मैंने जब आपको रासायनिक सूत्र बताया था बनाना तब बताया था। सल्फेट की संयोजकता 2 है जो यहाँ लिख रहे हैं, जबकि आयोडीन की संयोजकता 1 इसलिए यहाँ 1 आ रहा है। पोटेशियम की संयोजकता देखो 1 ही है, इसलिए सल्फेट के बाहर कुछ नहीं आ रहा है, तो पोटेशियम की यहाँ पर भी 1 ही है। तो ये तो सूत्र होते हैं संयोजकताओं के आधार पर, लेकिन इस परिभाषा को देखो आप, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें तत्वों के आयनों का विनिमय आदान प्रदान होता है, तत्व के आयनों का आदान प्रदान या विनिमय होता है, उस अभिक्रिया को बोलते हैं बच्चों द्विव विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें जिसमें तत्वों के आयनों का विनिमय या आदान प्रदान, विनिमय या आदान प्रदान होता है, विनिमय या आदान प्रदान होता है, उससे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह होती है बच्चों आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन। जैसे एग्जांपल, यह आपके बेरियम आयोडाइड है, इसकी क्रिया करवा देते हैं हम पोटेशियम सल्फेट के साथ, या सोडियम सल्फेट ले लो चाहे, तो ये बन जाएगा क्या, एक तो बन जाएगा सोडियम आयोडाइड और एक बन जाएगा आपके बेरियम सल्फेट। संतुलित करते हैं, यहाँ बेरियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, आयोडीन 2 है, आयोडीन 1 तो इधर 2 से गुणा कर दो, सोडियम 2, 2 सल्फेट 1, सल्फेट 1। नाम लिखते हैं देखो इनके, बी है मतलब बेरियम, ये लिख दिया बेरियम। आई होता है आयोडीन, जब मैंने रासायनिक सूत्र बनाया था उनमें मैंने बताया था ऋणायन का नाम बदलता है, तो आई आयोडीन का नाम बदलकर हो जाएगा आयोडाइड, तो ये आपके बेरियम आयोडाइड हो गया इसका नाम। ये देखो पहला अक्षर Na तो सोडियम, और SO4 को क्या कहते हैं सल्फेट, तो इसका नाम सोडियम सल्फेट। फिर इसके बाद अगले में देखो Na मतलब सोडियम और I है मतलब आयोडाइड, तो पूरा नाम हो गया सोडियम आयोडाइड। फिर इसके बाद देखो Ba मतलब बेरियम और SO4 है मतलब आपके सल्फेट। तो यह आपके बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान, दोनों पदार्थों के आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान या विनिमय हो रहा है। स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं बच्चों हम, अवक्षेपण अभिक्रिया। एक आपके है अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण रिएक्शन या अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। अगर बात करें बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया की, तो अवक्षेपण में देखो एक शब्द आएगा आपके, ये शब्द आ रहा है अवक्षेप। अवक्षेप, अवक्षेप मतलब होता है शेष पदार्थ, अवक्षेप मतलब किसी प्रक्रम में शेष बचा हुआ पदार्थ जो आपके किसी काम का नहीं है, मतलब आप कह सकते हो शेष अपशिष्ट, अपशिष्ट शेष अपशिष्ट, या कह सकते हो अविलेय पदार्थ, अविलेय पदार्थ। तो बच्चों यदि अभिक्रिया में कोई अपशिष्ट बन रहा हो या कोई ऐसा पदार्थ बन रहा हो जो क्या अविलेय अवक्षेप है, जो घुलता नहीं हो, जैसे कपड़े की धुलाई करते हैं और जो आपके मेल निकलता है वो क्या होता है, अवक्षेप ही तो होता है, तो वो होता है अवक्षेप। तो इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा बच्चों। तो अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा अगर हम लिखें तो आपके परिभाषा क्या बनेगी इसकी, अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा बनेगी, तो इसकी परिभाषा बनेगी आपके बच्चों, ऐसी रासायनिक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें किसी अवक्षेप, किसी अवक्षेप या अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है, अवक्षेप या अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में कोई अवक्षेप बनता है बच्चों, तो उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जो आपके अभी हमने द्विविस्थापन में उदाहरण देखा था, उस अभिक्रिया में एक अवक्षेप बन रहा था,
जैसे आपके ये K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट, इसकी क्रिया करवाते हैं बेरियम आयोडाइड के साथ। तो जब बेरियम आयोडाइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो बन जाएगा क्या, एक तो पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा आयनों का। भाई पोटेशियम से जुड़े आयन तो बेरियम से जुड़ेंगे, बेरियम से जुड़े आयन पोटेशियम से, तो ये एक बन गया बेरियम सल्फेट। आयनों का आदान प्रदान करना है और जोड़ना संयोजकताओं के आधार पर है। तो देखो संतुलित करें तो यहाँ 2 लगा देते हैं, नाम लिखते हैं देखो इनके। तो इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। यह आपके बेरियम क्लोराइड, बेरियम आयोडाइड, सॉरी क्लोराइड नहीं, आइए तो आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड। ये बन गया बेरियम आयोडाइड से आपके पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। और ये बन गया बच्चों आपके बेरियम सल्फेट। और बच्चों ये जो बेरियम सल्फेट बन रहा है, ये जो बेरियम सल्फेट बन रहा है, ये आपके क्या है, अवक्षेप है। ये क्या है, अवक्षेप। ये क्या है, अवक्षेप है, जो किसी दूसरे पदार्थ में नहीं घुलता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप या अविलेय पदार्थ का निर्माण होता हो, उसे कहते हैं बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट लो इसका भी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके हो गई अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी संगठन के आधार पर हमने अभिक्रियाएं देख ली, संयोजन, वियोजन, उसके बाद विस्थापन, द्विविस्थापन, और अब देख ली हमने अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके बाद अगली अभिक्रिया जो देखते हैं बच्चों, वो अभिक्रिया है आपके ऊर्जा के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर। तो देखो, तो ऊर्जा के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, और ऊर्जा के आधार पर अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटा जाता है, अभिक्रिया के प्रकार। और ऊर्जा के आधार पर प्रकारों की बात करें तो ऊर्जा के आधार पर अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है। कुछ इनको थोड़ा आराम से देखो बढ़िया तरीके से। एक तो होती है जो आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक। और एक होती है बच्चों आपके ऊष्माशोष्य अभिक्रिया, ऊष्माशोष्य अभिक्रिया, एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोष्य अभिक्रिया। देखो इन शब्दों को देखते हैं। अभिक्रिया, अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। जैसे सुनना, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। कई बार देखते हो अपने घर में सफेदी करते हैं, कली बोलते हैं जिसको बोलचाली भाषा में, तो कली या सफेदी करते हैं। या कई बार मकान बनाते हैं, चूने का प्रयोग करते हैं, आजकल बहुत कम होता है, पहले चूने के मकान बनाते थे। तो चूने को आप देखते हो पानी के एक बड़ा सा एक टैंक बनाया, और उस टैंक में जब चूना डालते हैं पानी में, तो पानी में जैसे चूना जाता है तो बाहर ऊर्जा निकल रही है उसमें। मतलब चूना जब पानी में घुल रहा है तो घुलता कब है, जब उसमें से ऊर्जा बाहर निकल रही है। एक तो ऊर्जा बाहर निकल रही है। अब देखो मैं आपको दूसरा उदाहरण बताता हूँ। अपने चाय गर्म करते हैं पीने के लिए चाय पत्ती को, तो आप देखो अगर चाय पत्ती जो है उसको पानी में डाल दो आप, अगर पानी में डाल दोगे और आप पानी को छोड़ दोगे तो चाय पत्ती का कलर बिल्कुल भी पानी में नहीं आएगा, पानी बिल्कुल वैसा रहेगा जैसा है, और चाय पत्ती भी वैसी रहेगी। लेकिन जब आप उसको गर्म करोगे, हीट दोगे उसको, स्टोव या चूल्हे पर जब आप गर्म करोगे तो आप क्या देखोगे, धीरे धीरे पानी जो है उसका रंग जो है चाय के समान होता जाएगा, और जितना ज्यादा गर्म करोगे उतना ही क्या होगा, घुलता जाएगा। मतलब चूने को तो पानी में डालोगे तो घुलेगा कब, जब ऊर्जा बाहर निकलेगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी। और जब चाय को आप पानी में डालोगे तो वो घुलेगी कब, जब आप उसको हीट दोगे, ऊर्जा दोगे। मतलब एक पदार्थ घुलने के लिए ऊर्जा बाहर त्याग रहा है और दूसरा पदार्थ घुलने के लिए ऊर्जा ले रहा है। तो ऐसे 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। देखो सेपी से तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन देखो शोषी शब्द को अगर हम समझे तो शोषी मतलब शोषना, खींचना, किसी चीज का शोषण करना, उसको ग्रहण करना। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके
संपन्न होने हेतु ऊर्जा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है अथवा ऊर्जा ग्रहण की जाती है, ग्रहण की जाती है। मतलब अभिक्रिया होगी कब? जब ऊर्जा दी जाएगी, ऊर्जा ग्रहण करेंगे अभिक्रिया, तब ऊर्जा होती है। तो वह आपके उष्मा शोषी अभिक्रिया है, उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एंडोथर्मिक उष्मा शोषी रिएक्शन या अभिक्रिया कहते हैं। ये तो होती है तो उष्मा शोषी अभिक्रिया। एग्जाम्पल भी बताता हूं। अब एक मैंने कहा ऊर्जा के आधार पर दो प्रकार होते हैं, एक जो लेती है, एक जो देती है। अगर उष्मा शोषी ले रही है मतलब सेपी क्या होगी? ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके संपन्न होने पर उष्मा बाहर निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है या उत्सर्जित होती है, या उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है, उन्हें उष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें उष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों देखो, उष्मा शोषी यानी ऊर्जा ग्रहण करेगी, उष्मा सेपी यानी ऊर्जा मुक्त होगी। तो ये होते हैं आपके ऊर्जा के आधार पर अभिक्रिया के दो प्रकार। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर इनके उदाहरण बताता हूं आपको। अब देखो तो हम बात कर लेते हैं उष्मा सेपी रिएक्शन के उदाहरणों की। तो उष्मा सेपी अभिक्रिया कौन सी होती है? उष्मा सेपी रिएक्शन। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम दैनिक जीवन में चलते हैं। भाई हम खेलने चले गए और जब ज्यादा खेलते हैं तो थक जाते हैं, अपने शरीर को थकान महसूस होती है, या सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं और खाना नहीं गया तो हम धीरे धीरे थक जाते हैं। थकते क्यों है? क्योंकि अपने शरीर की एनर्जी लॉस हो गई, एनर्जी खत्म हो गई। फिर हम क्या करते हैं? पुनः एनर्जी ग्रहण करने के लिए हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज ग्रहण करते हैं। कुल मिलाकर आप चाहे द्रव पदार्थ जूस पी सकते हो या फिर आप भोजन ग्रहण कर सकते हो। जैसे आप कोई ग्लूकोज के रूप में कोई भी पदार्थ लेते हो तो आपको क्या होती है? इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त हो जाती है, मतलब शरीर वापस तरोताजा हो जाता है किसी काम के लिए। तो वो एक प्रकार की क्या उष्मा सेपी अभिक्रिया। देखो कैसे भाई, ग्लूकोज हम भोजन जो लेते हैं वो ग्लूकोज होता है। इस ग्लूकोज को जैसे हम ग्रहण करते हैं तो ये ग्लूकोज क्या करता है? अपने शरीर में जो श्वसन क्रिया में हमने वायु ग्रहण की है, वो वायु फेफड़ों में या अपने धमनियों और सिरों में जो वायु है, उस वायु के साथ ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया करता है और ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जैसे अपने शरीर में क्रिया करता है तो ये क्या करता है? शरीर में ग्लूकोज जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और इस क्रिया में ऊर्जा बनती है। उस ऊर्जा से अपने को शरीर जो होता है एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज ने जैसे ऑक्सीजन से क्रिया की तो ऊर्जा मुक्त हो रही है, और जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है वो क्या होती है? उष्मा सेपी अभिक्रिया। जैसे समझो ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया करेगा, जल बनेगा H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और इसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। ये अपने मुख्य रूप से अभिक्रिया होती है। जब किसी भी कार्बनिक पदार्थ का दहन करोगे, दहन मतलब वायु से क्रिया, वायु मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, और आप ऑक्सीजन से क्रिया करोगे और कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा बनेगा अगर वायु पर्याप्त है तो, और उसी कार्बनिक यौगिक में अगर हाइड्रोजन है तो जल बनेगा बच्चों। ये आपके तो इसको संतुलित कर देते हो। कार्बन 6 या 1 है तो ये लगा दिया 6, कार्बन 6 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 12 है, यहाँ देखो 2 ही है तो ये 6 लगा दिए, हो गया 12। ऑक्सीजन देखो यहाँ 6, इधर देखो 12 है, 12 6 18, जब यहाँ 6 2 8 है तो इसको 18 करना है
तो देखो यहाँ से लगा देता हूं तो 12 से हो गए 18। ये देखो ग्लूकोज। और ये आप प्रत्यक्ष देखो, आप जैसे ही खाना खाते हो तो अपने को एनर्जी प्राप्त होती है, मतलब खाने ने वायु के साथ जैसे ही क्रिया की वैसे अपने वो ऊर्जा मुक्त की, वो ऊर्जा अपने शरीर को मिल जाती है। अब अपने यहाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है बच्चों। श्वसन एक उष्मा सेपी रिएक्शन है, कैसे? ये पूछा जाता है कि श्वसन क्रिया जो है वो क्या है, एक उष्मा सेपी अभिक्रिया। और बच्चों श्वसन सांस लेना, ये बोधकाल में अच्छा लगता है, श्वसन क्रिया मतलब सांस लेना, लेकिन वास्तविकता में श्वसन क्या है, हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन जो ग्लूकोज होता है वो शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उस संपूर्ण प्रक्रम को श्वसन क्रिया कहते हैं। श्वसन मतलब ग्रहण किया गया भोजन वाहिनियों में उपस्थित वायु से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा बनाता है, इस क्रिया को कहते हैं बच्चों श्वसन। अब ये पूछ रहा है क्या श्वसन एक उष्मासेपी प्रक्रम है? तो जैसे हमने खाना खाया, वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया की, शरीर को ऊर्जा मिल रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा बाहर निकलती है वो क्या है, उष्मासेपी प्रक्रम है। तो हम प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हाँ श्वसन एक उष्मासेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके जल तथा CO2 बनाता है और इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऊर्जा निकलती है, अतः श्वसन एक उष्मासेपी रिएक्शन है। ये बच्चों आपके एक उदाहरण। इसके अलावा बच्चों जितनी भी संयोजन अभिक्रिया होती है, जितनी भी संयोजन रिएक्शन, इन सभी अभिक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है। चाहे आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ के अमोनिया बनाओ, ऊर्जा मुक्त होगी, या आप इसको छोड़ो, आप कार्बन का दहन देखो भाई, लकड़ी या पेट्रोल या आपके केरोसिन, इनको आप, इनमें कार्बन होता है, इनको जब आप जलाते हो तो जलाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बन का दहन या दहन की जितनी भी अभिक्रिया होती है, इन सब में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इन सब में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न। तो परिभाषा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके संपन्न होने की क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, बाहर निकलती है, वातावरण में जाती है, उन्हें उष्मासेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण एक तो श्वसन उष्मासेपी का उदाहरण है, उसके अलावा जितनी भी संयोजन अभिक्रिया होती है या जितनी भी आपके दहन की रिएक्शन होती है, वो सब आपके उष्मासेपी अभिक्रियाओं का उदाहरण होती है। देखो इसमें ये उदाहरण लिख लो दो, इनको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं आपके हिसाब से। चलो मैं वापस ही लिख देता हूं पूरा ही। तो आपके श्वसन उष्मासेपी के कुछ उदाहरण, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखो इसमें एक तो ये ले लेते हैं हम C6H12O6, इसकी क्रिया करवा दी 6 मोल O2 के साथ, तो आपके बन गया 6CO2 6CH2O और प्लस ऊर्जा। अब बच्चों या तो उत्पाद में ऊर्जा लिखा हो या ऊर्जा बाहर निकल रही हो, मतलब वो क्या है, उष्मासेपी अभिक्रिया। ये एक श्वसन प्रक्रम है, श्वसन प्रक्रम, ठीक है। इसके अलावा देखो संयोजन अभिक्रिया में जैसे हाइड्रोजन, इसमें आप ऑक्सीजन का योग करवा रहे हो, तो जब जल बनेगा तो ऊर्जा बाहर निकलेगी। इसी प्रकार कार्बन का दहन देख लो, ऑक्सीजन से क्रिया करवाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऊर्जा बाहर निकलेगी, ठीक है। तो जितनी भी आपके संयोजन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया या श्वसन है, यह आपके उष्मासेपी अभिक्रिया होती है। स्क्रीनशॉट लो इसका। अगला देख लेते हैं उष्मासेपी के बाद उष्माशोषी प्रक्रम। उष्माशोषी प्रक्रम, और बात करें तो उष्माशोषी प्रक्रम, तो उष्माशोषी प्रक्रम जो होते हैं, उष्माशोषी प्रक्रम उन प्रक्रमों को या उन प्रक्रम के स्थान में अभिक्रिया लिख लो, उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा अभी देखी थी, ऐसी अभिक्रिया जिनके संपन्न होने के दौरान
ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण, या जो अभिक्रिया ऊर्जा ग्रहण करके ही संपन्न होती है। जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट, बच्चों ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ये आपके संगमरमर जिसे आप मार्बल बोलते हो, या आप देखते हो स्कूल में जो चौक काम में लेते हैं, खड़िया पत्थर कहते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका नाम है, इनका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट कहो, चाहे चौक का सूत्र बोले, चाहे मार्बल या संगमरमर का सूत्र पूछे, तो आपको CaCO3 लिखना है। अब बच्चों इसको आप तोड़ रहे हो, तो तोड़ने के लिए इसको उष्मा देनी पड़ेगी आपको, जब इसको गर्म करोगे तो टूटेगा ये, तो ये CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड, जो अभी हम बात करें थे ना चूने पत्थर की, यही होता है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड। आपके चूना पत्थर होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? चूना पत्थर, और वो भी कौन सा? जब तक आपने इसको पानी से क्रिया नहीं करवाई तब तक, तो ये चूना पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपके क्या है? उष्मा स्वस्थी प्रकार। इसी प्रकार देखो आपने वियोजन में देखा था HgBr, इस HgBr को आप सूर्य के प्रकाश में रखते हो, तो सूर्य का जो प्रकाश है उससे भी तो हीट प्राप्त होती है, तो सूर्य के प्रकाश के प्राप्त ऊर्जा से ये टूट जाता है आपके Hg प्लस Br2 में, तो ये भी क्या है? एक उष्मा शोषी प्रक्रिया। यानी कुल मिलाकर जितनी भी संयोजन अभिक्रिया और दहन अभिक्रिया होती है वो तो होती है उष्मा क्षेपी, और जितनी भी वियोजन अभिक्रिया है वो वियोजन अभिक्रिया, समस्त वियोजन अभिक्रिया आपके क्या है? उष्मा शोषी। जैसे देखो अगर आप जल का भी वियोजन करते हो, तो जल को वियोजित करने के लिए विद्युत दे रहे हो, यानी विद्युत के रूप में ऊर्जा दे रहे हो, तो ये टूट जाएगा आपके किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये होती है बच्चों आपके उष्मा शोषी प्रक्रम, जिन प्रक्रमों को संपन्न होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो। तो ये हो गए बच्चों आपके संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, उसके बाद उष्मा स्थेपी और उष्मा शोषी प्रक्रम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अपचयन, उपचयन। इसमें उपचयन को पहले भी लिख सकते हो, उपचयन को ही ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। उपचयन को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण, रिएक्शन। और बच्चों अपचयन उपचयन रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को ही रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो पहले मैं इसकी केवल परिभाषा बता रहा हूं, केवल परिभाषा बताने के बाद पहले उपचयन और अपचयन को पढ़ते समझेंगे, तब ये समझ में आएगी। इसकी परिभाषा बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक पदार्थ का अपचयन, एक पदार्थ का अपचयन तथा दूसरे पदार्थ का उपचयन यानी ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण होता है, उपचयन या ऑक्सीकरण होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन उपचयन, आप पहले उपचयन बाद में अपचयन में लिख सकते हो, रिएक्शन कहते हैं। मतलब एक पदार्थ का तो क्या होगा? ऑक्सीकरण, और दूसरे पदार्थ का क्या? अपचयन। यानी जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, उस अभिक्रिया को कहते हैं बच्चों अपचयन उपचयन या उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। एग्जाम्पल जैसे एक तो यही समझ लो, आप जिंक की क्रिया आप कॉपर सल्फेट से करवा रहे हो और यहाँ पर आप जिंक सल्फेट बना रहे हो और साथ में क्या कर रहे हो? कॉपर विस्थापन कर रहे हो कॉपर सल्फेट में से कॉपर का, तो यह आपके एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अपचयन और उपचयन समझने से पहले आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी बता देता हूं। जिंक से जिंक सल्फेट बन रहा है, मतलब यह इसका ऑक्सीकरण हो रहा है,
और कॉपर सल्फेट बन रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, अपचयन। तो ये दोनों अभिक्रिया एक ही अभिक्रिया में हो रही है, दोनों क्रियाएं, इसलिए इस अभिक्रिया को अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो बच्चों ये कक्षाएं नियमित लो, इस अभिक्रिया को कल आराम से समझेंगे, क्यों बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन आते हैं डेफिनेट। तो यहां तक कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में केवल इतना लिखो, सर रिपीट करना है या समझ में नहीं आया, मैं वापस रिपीट करूंगा। नियमित कक्षाएं लो और इनको आराम से याद करो। जय हिंद, वंदे मातरम।